सो है एवरीवन, मोल स्टोइकोमेट्री में 3 क्लासेस हो चुके हैं। पहले क्लासेस में नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकंड में गैसेस लॉ जो थे, जैसे बॉयल्स लॉ, जिसमें क्या कहा गया था बॉयल्स लॉ में कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जब टेम्परेचर भी चेंज होते रहेगा तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूँ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, तब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वैसे बॉयल्स लॉ का एक एग्जांपल ये था कि जब भी किसी वाटर बॉडी में जब नीचे से एक बुलबुला, एक छोटा सा जैसे कि एक बुलबुला ऊपर जाता है ना, वाटर बॉडी में बुलबुले होते हैं, तो ऊपर जाते वक्त क्या होता है, उसका प्रेशर कम होने लगता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसीलिए अगर किसी एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर किसी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी के नीचे कोई एक छोटा सा कोई बुलबुला अगर स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, कोई बुलबुला स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इसका साइज बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका साइज बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है तो प्रेशर इस पर घटते जा रहा है। पहले पूरे वाटर लेयर का प्रेशर इस पे था, लेकिन जैसे से ऊपर जा रहा है कम वाटर का प्रेशर इस पे पड़ रहा है, जो हमें पता भी है, जो हाइड्रोस्टेट में पढ़ते हुए P=hDg होता है। तो जैसे जैसे हाइट कम होगा ना, डेप्थ कम होगा, प्रेशर कम होता है। डी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर ऑफ कोर्स कांस्टेंट मान के चलेंगे। और ये भी मान के चलेंगे कि उसके अंदर इनर्ट गैस है, क्योंकि ये सब सारी चीजें जो हैं वो इनर्ट गैसेस के लिए होती हैं। फिर गेल-लुजैक लॉ था। गेल-लुजैक लॉ जो था हमारा, वो भी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसा ही कुछ था गेल-लुजैक लॉ। और फिर एवोगाड्रो लॉ था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द दैट गैस आल्सो इंक्रीज होगा। फिर ये हम लोगों ने देखा था कि एसटीपी पे, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो गया, 273 केल्विन, है ना, ये टेम्परेचर हो गया। प्रेशर 1 atm रहे तो किसी भी ड्राई गैस का, ड्राई गैस समझ रहे हो, ड्राई गैस, मॉइस्ट गैस भी नहीं, और लिक्विड की तो बात ही छोड़ दो, लिक्विड नहीं मॉइस्ट गैस भी नहीं चाहिए, ड्राई गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो किसी कंटेनर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये भी देखा था। उसके बाद मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वेट से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, मोल से वेट निकाल सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर वेट निकालना हम लोगों ने जाना था। फिर आइडियल गैस थ्योरी, आइडियल गैस इक्वेशन था PV इक्वल टू nRT, और हमेशा आइडियल गैस के लिए लगेगा, रियल गैस के लिए नहीं लगेगा। और आइडियल गैस और रियल गैस में काफी अंतर होता है, लेकिन अभी जितने सारे प्रॉब्लम बनते हैं वो सब हम लोग आइडियल गैस मान के ही बनाते हैं। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ, लास्ट क्लास में ही हमने देखा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए थे सेकंड क्लास में भी और थर्ड क्लास में भी। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, अब जाके उसको देख लेना, इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या था, एक थोड़ा सा रिकैप देता हूँ कि डाल्टन्स लॉ ने कहा कि अगर किसी कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मान लो इसमें ऑक्सीजन है, हीलियम है और नियोन है, और ये जो गैसेस हैं आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, ऐसे गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा ना इस कंटेनर का, वो P ऑफ, मान लो नाइट्रोजन लिए प्लस P ऑफ हीलियम लिए प्लस, मान लो 3 गैसेस थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और, खैर हाइड्रोजन तो रिएक्ट कर जाएगा, केवल हाइड्रोजन और हीलियम रहने देते हैं। तो अगर टोटल प्रेशर जानना हो और उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, तो हम क्या करते थे कि टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, ऐसा लिखते थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते थे, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इनटू टोटल प्रेशर, ये था। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी किया था हमने। तो डाल्टन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, ग्राहम्स लॉ है। ठीक है, अभी जो बताने जा रहा हूँ वो फोर्थ क्लास में, जो हम पहली क्लास में बताए थे कि इसमें 5 क्लास लगे, तो फोर्थ में हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बताएंगे। और इस पर एक क्वेश्चन 2014 में जे एडवांस में आया था, तो इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। जे एडवांस में 2014 में पूछा गया था, उसके बाद के सालों में भी इस पर क्वेश्चन आया, लेकिन मुझे ये वाला याद था तो मैं इसको कराऊंगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसको चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफ्स वगैरह भी हुए थे, ये देखो सारा चीज इसमें कराया हुआ है, कई सारे ग्राफ्स वगैरह बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में भी कराया गया है, और
एचटीपी के बारे में भी देखो, एचटीपी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम। 1 एटीएम को ही 26 सेंटीमीटर ऑफ इंचजी या 760 ऑफ इंचजी भी लिखते हैं। ओके, और आर का वैल्यू भी मैंने बताया था कि कितना होता है। आर जो हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी में लगता है, उस आर का वैल्यू भी हमने डिस्कस किया था, कहीं कहीं लिखा भी होगा अगर। कहीं है लिखा हुआ आइडियल गैस इक्वेशन, देखो आर का वैल्यू 8.314, तीन वैल्यू होता है इसका, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या 0.082 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, या 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये तीन तरह का वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन में जिसका डिमांड होगा वो उस आर का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये सब एक ही है, बस इनका यूनिट अलग हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन ये तीनों आर ही के इक्विवेलेंट है। तो अगर क्वेश्चन में जूल का कुछ टर्म है तो आर का ये वैल्यू यूज करना। अधिकतर बार आर का इस तरह का वैल्यू होता है, जिसमें एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल का यूज होता है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो हो गया, यहाँ पर इस पर क्वेश्चन भी हुआ था, आप देख सकते हो इसको। ये 2 लीटर फ्लास्क है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 है ना, 44 ग्राम। तो 22 ग्राम यानी 0.5 मोल, और हीलियम का 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ग्राम एटॉमिक वेट कितना होता है, 4। तो इसका कितना मोल है, 1 ग्राम हीलियम में कितना मोल हो जाएगा आपका, 0.25 मोल, और CO2 का कितना मोल हो जाएगा, 0.5। तो अब पार्शियल प्रेशर किसका, अगर CO2 का देखेंगे तो CO2 का क्या ले लेंगे, मोल ले लेंगे अपॉन टोटल मोल। तो दो ही तरह का गैस है उस कंटेनर में या उस मिक्सचर में, तो दोनों का सम कर देंगे मोल का इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 3 दिया हुआ है, देख लो बट, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर यानी कि 2 हो जाएगा, और हीलियम का 0.25 मोल अपॉन, तो पता है ना मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता था कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है जिस भी कंपोनेंट का, तो उसको आप ऊपर लिख के न्यूमरेटर में अपॉन टोटल मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर, है ना। तो फिर यहाँ से आपको 1 एटीएम, तो आप देख रहे हो कि जिसका ज्यादा मोल है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। देखो तो CO2 का मोल 0.5 है, लेकिन हीलियम का मोल 0.25 है, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर भी CO2 का 2 है और हीलियम का केवल 1 एटीएम है, देख रहे हो। तो मोल जिसका ज्यादा रहता है उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा रहता है ये गैसियस में, गैसियस मिक्सचर में। तो ये एक छोटा सा आप लिख सकते हो, आप नोट करके यहाँ से ऑब्जर्वेशन करके आप लिख सकते हो। अब डिफ्यूजन पे आते हैं, क्योंकि मुझे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है और प्लस में वो क्वेश्चन भी बनाना है जो जेई में आया था 2014 में, जेई एडवांस में। तो डिफ्यूजन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो लिक्विड में प्रॉपर्टी नहीं है उतना, सॉलिड में भी तो और नहीं है। डिफ्यूजन गैसेस के अंदर काफी ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं दो गैसियस एटम के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो काफी फ्रीली मूव करते हैं सराउंडिंग्स में। तो जैसे डिफ्यूजन उसी तरह का स्पॉन्टेनियस मूव है गैस का, डिफ्यूजन कहलाता है। As a result of this, gas molecule uniformly occupy space available. तो rate of diffusion अब क्या होता है, तो number of gas molecule passes through a unit area through in a unit time in a given temperature and pressure is called rate of diffusion। वैसे number of gas molecule को क्या हम volume of gas से replace कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि volume is directly proportional to the number of गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैस के केस में कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे तो मोल भी बढ़ेगा। यही कहता था कि, या फिर एवोगैड्रो लॉ ये भी कहना था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ द गैस। तो इसीलिए नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को किससे रिप्लेस कर देंगे, इन अदर वर्ड्स इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट diffuses in unit time at a specific temperature and pressure is called rate of diffusion। तो rate of diffusion के लिए आप सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट diffuses in a unit time in a given temperature and pressure, है ना, या at a specific temperature and pressure is called rate of diffusion of that gas। तो rate of diffusion of a gas increases with increase in temperature। of course टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो
गैस के पार्टिकल से उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट एनर्जी सप्लाई होगा, तो गैसेस मॉलिक्यूल का मोशन क्या है वो फास्ट होने लगेगा, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी सप्लाई होने लगेगा। वो जो हीट है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर गैसेस मॉलिक्यूल फास्ट मूव करने लगेंगे, और जब वो फास्ट मूव करने लगेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे एट इन यूनिट टाइम एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाता है, ठीक है, ये डिक्रीज कर जाता है। ये नहीं कि प्रेशर को बढ़ा दिए तो यहाँ भी लिख दिए इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, नहीं। तो ये चीज याद रखना, दो चीज है यहाँ पर, आप इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हो कॉपी पे, ठीक है। अब आते हैं तो ग्राहम से साइंटिस्ट है थॉमस ग्राहम ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस किस पर डिपेंड करता है, उनके डेंसिटी पे, अंडर ए सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कंडीशन है पहले से, प्रेशर और टेम्परेचर सेम दे दिया जाए, तो दो गैसेस, मान लो गैसेस G1 और G2, इन दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। यानी इसका D1 डेंसिटी मान लो, इसका D2 डेंसिटी, तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका G1 गैस का R1 है और G2 गैस का R2 है, तो R1 अपॉन R2 क्या लिखेंगे, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1, ठीक है। D1 अपॉन D2 नहीं लिखेंगे, देख रहे हो, R1 बाय R2 इक्वल टू रूट अंडर D2 अपॉन D1 है, D1 अपॉन D2 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये चीज उन्होंने बताया थॉमस ग्राहम ने कि अगर, लेकिन शर्त क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, सेम कंडीशन सेम है दोनों गैस के लिए, तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसी को उन्होंने सोचा कि जब डेंसिटी दिया ही हुआ है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो D2 की जगह क्या लिख दोगे, मान लो मास मैंने ले लिया, मान लो मैंने 1 मोल ले लिया, ठीक है, तो मास मैंने ले लिया, मोलिकुलर मास G1 गैस का M1 है, अपॉन इसका V ले लिया, ठीक है, और N2 D1 की जगह क्या लिख लूँ, M2 मोलिकुलर मास ले लूँ G2 गैस का, इसका V2 लिख दूं, और ये हो जाएगा R1 अपॉन R2। लेकिन आपको पता है ना कि अगर सेम मोल लिए हैं, ठीक है, अगर मैंने दोनों का एक एक मोल ले लिया, तो अगर मैंने दोनों का एक एक मोल ले लिया तो आपको पता है ना कि जो ड्राई गैसेस होते हैं वो एक मोल पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर। तो मैंने दोनों का एक एक मोल ये मान लिया, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। लेकिन मैं वॉल्यूम, अब देखो मैंने दोनों का एक एक मोल लिया है, तो मास की जगह क्या लिखूंगा, मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस, ये लिखूंगा ना, या फिर ग्राम एटॉमिक मास, और वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा, 22.4, ठीक है। तो V1 भी 22.4, V2 भी 22.4, क्यों, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों गैस का मैंने माना कि एक मोल मैंने लिया है, तो एक मोल लूंगा तो इसका डेंसिटी D2 क्या हो जाएगा, सॉरी M1 M2 बाई V2 होगा, सॉरी, और यहाँ M1 बाई V1 हो जाएगा, ठीक है। तो V2 V1 कैंसिल, और ऊपर क्या बचेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट अंडर M2 अपॉन M1, यानी M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2, और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1। अब समझ में आया V1 V2 क्यों कैंसिल किया, क्योंकि अब जब मैंने एक मोल ले ही लिया है दोनों गैस का, और आपको पता है कि एक मोल, कोई भी गैस एक मोल पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, STP पे 22.4 लीटर। या फिर इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर एक मोल ले लिया है तो दोनों का, आपको पता है ना कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है, क्यों, एवोगैड्रो लॉ से। तो अगर दोनों का सेम मोल ले लिया है तो दोनों सेम वॉल्यूम को पाई करेंगे, क्यों, एवोगैड्रो लॉ से। इसको समझना जरूरी है, मैंने क्यों V1 V2 को कैंसिल किया, इसीलिए ये फिर देख रहे हो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर M2 अपॉन M1, मेरा भी वही है M2 अपॉन M1। अब समझ में आया। तो इस ग्राहम लॉ से अब थोड़ा सा बनाते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो हीलियम गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, 4 होता है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ, या फिर आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 होता है। तो अगर यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32 अपॉन 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लिखा है, यहाँ पर हीलियम का नहीं आया, क्यों, देख रहे हो ये चीज, रूट अंडर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट अंडर M2 अपॉन M1। ये 4 8 32 हो गया, और रूट अंडर रेट इज इक्वल टू कितना होता है, 2√2 होता है। तो RHE अपॉन RO2 किसके बराबर हो जाएगा, 2√2 अपॉन 1, देख रहे हो।
तो यहाँ से आपको पता चला है कि हीलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो ऑक्सीजन के कितना गुना है, 2√2 गुना है। हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ ज्यादा है। आप देख रहे हो आर एच किसके बराबर आ जाएगा, 2√2 RO2 के बराबर आ जाएगा। आर एच इज इक्वल टू 2√2 RO2 के बराबर आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हीलियम है वो ज्यादा है ऑक्सीजन से। ऐसा इसलिए है ना कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलिकुलर मास के होता है। तो सिंस हीलियम का मोलिकुलर मास 4 ही है और ऑक्सीजन का 32 है, तो जितना कम मोलिकुलर मास रहेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आराम से दिख रहा है कि हीलियम का मोलिकुलर मास कम है इसके अपेक्षा में, ऑक्सीजन की अपेक्षा में, इसीलिए हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन की अपेक्षा में ज्यादा है। ये चीज है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, तो अब ये जेई का क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब है, दोनों तरफ का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये कॉटन है, ठीक है। और इधर एक वोलाटाइल गैस एक्स है, वोलाटाइल लिक्विड है, सॉरी वोलाटाइल लिक्विड, इस जो रुई है ना ये कॉटन है, इसको किसमें सोक किया गया था, वोलाटाइल लिक्विड एक्स में, और इस तरफ के रुई को किसमें सोक किया गया था, वोलाटाइल लिक्विड वाई में। वोलाटाइल क्या होता है कि ऐसे लिक्विड जो कम टेम्परेचर पे ही इवापोरेट हो जाते हैं, यानी कि जब तुम हाथ में क्या बोलते हैं, कभी कभी तुम लगाते होगे कुछ ऐसे लिक्विड जो क्या बोलते हैं उसे, जो हाथ पर रखने में ही भाप बन जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे ही सराउंडिंग में लाएंगे ना इवापोरेट होने लगेंगे, इनके अंदर का जो वेपर है वो बाहर निकलने लगेगा। तो इसका एक्स का जो एक्स लिक्विड का वेपर इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर भी जाएगा, इधर तो लेकिन इधर की ओर जाएगा, और वाई लिक्विड का वेपर इधर की ओर जाएगा, इधर भी जाएगा लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। तो अब ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और कहा गया कि पहला जो रिएक्शन है ना वो यहाँ देखा गया है, कहाँ, डिस्टेंस डी पे, एक से डिस्टेंस डी पे पहला रिएक्शन देखा गया। और पूरे जो ट्यूब है ना इसका जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो तुम्हें से अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो देख सकते हो, इसका ऑप्शन सी सही है। तो ट्राई करना है तो ट्राई करो। तो अब एक्स और वाई का दिया हुआ है, कितना मोलर वेट दिया हुआ है, 10 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल लिक्विड एक्स का कितना मास है, 10 ग्राम, और वाई का एक मोल का कितना मास है, 40 ग्राम, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली प्लेस, ऐसा क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली प्लेस नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो फिर मान लो इसको पहले कर दिया और 2 मिनट बाद वाई को रख रहे हैं यहाँ पर, इसके रुई को वाई को रख रहे हैं, दोनों रुई एक साथ इसमें डाला गया दोनों किनारों पर। साइमेट्रिक प्लेस का समझो, क्योंकि अगर एक रखा गया अभी और एक 2 मिनट बाद तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका वेपर तो पूरे ट्यूब में फैल जाएगा, तो फिर तो समझ रहे हो ना, इस तरह नहीं हो पाएगा। और फर्स्ट ऑब्जर्व भी कहना सही है, क्योंकि पहली बार जब ऑब्जर्व होगा उसके बाद तो रिएक्शन लगातार होते रहेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन लगातार होने के बाद फिर हमको ये पता नहीं, फिर पूरे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा तो अलग अलग चीजें होने लगेंगी, या तो कलर चेंज होगा पूरे ट्यूब में या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली बार जब ऑब्जर्व हुआ, तो ये दोनों को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि साइमल्टेनियसली प्लेस क्यों किया गया और फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया। तो हमसे डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स है, गैस ही कहेंगे ना, क्योंकि जो लिक्विड एक्स है बहुत वोलाटाइल है, तो जैसे ही वो सराउंडिंग में आएगा ना वो क्या बनेगा, वेपर बन जाएगा, तो गैसियस गैस बन जाएगा। बाकी टेम्परेचर जो दिया हुआ है 300 केल्विन वगैरह वगैरह, उसका कोई खास अति नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। अब तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस वाई अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ गैस एक्स। तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस वाई कितना है, 40, और मोलिकुलर वेट ऑफ गैस एक्स कितना है, 10, तो 10 चौके 40, और रूट अंडर 40 इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। तो आर एक्स बाई आर वाई इक्वल टू 2, तो ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया है। अब दोनों को, सिंस यहां से इस गैस एक्स को यहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा होगा ना, उतना ही टाइम गैस वाई को यहां तक पहुंचने के लिए भी लगा होगा, तभी तो पहली बार रिएक्शन हो रहा है। तो अब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये जो यहां तक क्या है, डी है, और पूरा 24 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 24 माइनस डी। यहाँ पर गैस वाई है, मतलब लिक्विड वाई रखा था तो उसका वेपर बना, ये गैस है। तो अब दोनों को यहाँ पर पहुंचने के लिए सेम टाइम लगा, तो ये टाइम टी और ये भी टाइम टी, तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन किसके लिए, डी अपॉन
आर एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस डी अपॉन आर वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? समय बराबर दूरी बाई चाल। तो ये चीज रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वही स्पीड है। ये किसका स्पीड है? आर एक्स गैस एक्स का स्पीड है और आर वाई गैस वाई का स्पीड है। तो अब यहां से आर एक्स अपॉन आर वाई तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 आर वाई हो जाएगा। तो मैं आर एक्स की जगह 2 आर वाई पुट कर लूं, क्यों? क्योंकि यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी अपॉन 2 आर वाई इज इक्वल टू 24 माइनस डी अपॉन आर वाई। तो आर वाई से आर वाई कैंसिल, और यहां से d इज इक्वल टू 48 माइनस 2d। तो 3d इज इक्वल टू 48 और d इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। देखो 16 सेंटीमीटर पर ही क्या हो रहा है, यहां से 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाकी कितना बचा इधर? 8 सेंटीमीटर। देख रहे हो, ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये 16 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसा होगा भी, क्योंकि जो ये जो लिक्विड एक्स है ये वोलाटाइल है और इसका मोलिकुलर वेट कितना है, यानी इसके एक मोल का कितना वेट है? बस 10 ग्राम था, और इसका कितना था? वाई का 40 ग्राम था। तो मैंने कहा था ना कि जिसका मोलिकुलर वेट कम होगा तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो इसीलिए देखो गैस एक्स कितना दूरी कवर कर लिया? 16 सेंटीमीटर कवर कर लिया उतना ही समय में, जितने समय में वाई जो है वो केवल 8 ही सेंटीमीटर कवर कर पाया। तो ये पता भी चल रहा है, देख रहे हो, दुगना कवर कर पाया, क्योंकि जो मोलर मास का जो है वो चौगुना है। ठीक है, तो यहां से ये भी पता कर सकते हो कि अगर किसी अगर एक का मोलर मास 40 है, दूसरे का एक का 10 है, दूसरे का 40 है, तो इसका मतलब ये जो गैसीय सब्सटेंस होगा ना, ये जो गैस होगा, इसका जो वेपर होगा, ये दुगना एक ही समय में ये दुगना ट्रेवल करेगा इसके अपेक्षा, जिसका, तो ये चीज है भी। देख रहे हो, ये 8 ही कर पाया, ये 16, जबकि इसका मोलिकुलर 40 है। इस वाले गैस का वेपर का जो वोलेटाइल लिक्विड है, ये जो वेपर बनेगा इसका क्या है? 40 है, 40 ग्राम मोलिकुलर वेट है। लेकिन ये ज्यादा कवर किया क्योंकि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट वाई के रिस्पेक्ट में ज्यादा है एक्स का। और 300 केल्विन इसीलिए लिया गया क्योंकि 300 केल्विन 273, तो कितना हो जाएगा? 7 है। और फिर हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया टेम्परेचर, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर में चेंज हो जाते हैं। एक नॉर्मल टेम्परेचर भी है 27 लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे, 273 नहीं लेंगे, क्योंकि इतने पे तो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था, तो ऑप्शन सी इसका सही था। देखो ये ऑप्शन आंसर सी है, ये ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कि जो जिसमें एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह रहा है, यानी तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कोई भी फॉर्म क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का CnH2n प्लस 2, यही होता है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यही फॉर्म होता है ना। जैसे सबसे पहला क्या होता है, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो CH4 हो गया, मीथेन। ये सबसे पहला कार्बन फैमिली, सैचुरेटेड कार्बन फैमिली में सबसे पहला मॉलिक्यूल है, कौन? मीथेन। फिर दूसरा मान लो n इज इक्वल टू 2 रखता हूं, तो क्या मिलेगा? C2H4, C2H6 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? ये C2H6 मिलेगा, इथेन। फिर 3 रखोगे तो इस तरह से। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये फॉर्म होता है CnH2n प्लस 2। बाकी अनसैचुरेटेड तो कह नहीं रहा, तो इसीलिए ये फॉर्म। The rate of diffusion of a saturated hydrocarbon is 1/6 of that of hydrogen under similar condition of temperature and pressure. What is the molecular formula of that hydrocarbon? अब तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, अच्छा ये जितना भी रेट ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है RH ये सब में क्या है? प्रेशर और टेम्परेचर सेम हम लोग ले रहे हैं। दोनों के कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर सेम होगा। ये जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन कैलकुलेट किया जा रहा है दो अलग अलग गैसों के लिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग गैस हैं वे सेम ही प्रेशर पे हैं, सेम ही टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर पे ये सब हो रहा है। यही तो कहता है ग्राहम्स लॉ। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ये एक्स क्या है? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ H2। तो ये इक्वल टू 1/6 है, दिया हुआ है।
तो RH2 अपॉन RX क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज 1/6। तो RH इक्वल टू क्या, 1/6 RH2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, RH2 अपॉन RX इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है, RX इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो रेट ऑफ हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 6वां भाग है, यानी 1/6 है। तो इसीलिए मैं RH2 अपॉन RX को 6 भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको इधर ला दिया RX को। अब तो यानी कि ये 6 बराबर ये भी तो लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका हाइड्रोजन का, जो कि 2 होता है। तो यहाँ से मैं देखूंगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, यानी 6 इज इक्वल टू रूट अंडर mx अपॉन 2, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो 36 इज इक्वल टू mx अपॉन 2, तो mx इज इक्वल टू 72। तो ये जो mx निकला ना, ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मोलिकुलर मास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मोलिकुलर मास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कहाँ से आया, तो पहले से दिया हुआ था कि Rx इज इक्वल टू 1/6 ऑफ RH2 है, तो RH2 अपॉन RX 6 आ गया, लेकिन RH2 अपॉन RX किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ mx अपॉन 2 के बराबर भी है। क्यों, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के चलते, वो जो दिया था ना उसने R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रूट अंडर M2 अपॉन M1, उसके अकॉर्डिंग, तो mx 72 आ गया। लेकिन मोलिकुलर मास कैसे निकाले, तो CnH2n+2 है, यही है ना, यही है ना इसका फॉर्मूला कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो हम मान के चलते हैं कि n कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन का मास कितना होगा, जो ग्राम में एटॉमिक मास होता है और 12 होता है, तो मान लो n कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, तो n इंटू 12 कर दे, प्लस इसमें मान लेते हैं कि n हाइड्रोजन है, तो n इंटू, तो 2n इंटू कितना कर दे, 2m प्लस 2, 2n और प्लस 2 कर दे, 2m प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72। देखो यही किया हुआ है, मैंने n माना, इसमें m मान लिया, इसने मान लिया कि m उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में m नंबर ऑफ कार्बन है, और m नंबर ऑफ क्या है, m नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसमें 12 इंटू m प्लस 2, इसको ऐसे CmH2m प्लस 2। तो इस जो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इसी तरह से ना, C का 12 इंटू m प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 72, 72 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 14m प्लस 2 इज इक्वल टू 72, तो 14m इज इक्वल टू 70, तो m इज इक्वल टू 5, यानी कि m क्या है हमारा 5 आ गया, तो यानी कि ये और कोई नहीं बल्कि C5H12 है, ठीक है, यानी कि वैसे इसका नाम पेंटेन होता है, इसका स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, पेंटेन है, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और बाकी हाइड्रोजन लगा दो इसमें, तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हाइड्रोजन ऊपर नीचे, दोनों अंतिम वाले कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन होगा और बाकी बीच वाले 3 कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 4 बॉन्ड नॉर्मली बनाता है, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी याद है ना, टेट्रा वैलेंसी। तो ये जो कंपाउंड है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मॉलिक्यूल जो था वो नहीं दिया गया था, वो उसने कह दिया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो मैंने मान लिया कि CmH2m+2 है के फॉर्म में है, तो फिर मैंने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, उसके बाद फिर मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, m का वैल्यू निकाल लिया, तो मुझे पता चल गया कि ये और कौन नहीं बल्कि, अगर यहाँ पर m की जगह 6 आ जाता तो कौन सा हो जाता, m की जगह मान लो 6 आ जाता, तो C6H और 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14, ये ठीक है, ये 6H14 हो जाता, ठीक है, ये हेक्सेन होता है, ठीक है, हेक्सेन 6H14। तो इस तरह से आप, ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड वाले हैं जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, होप कि इसको पढ़े होगे। फिर ये चीज, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड KClO3 होता है ना, और इसका डिकम्पोजिशन मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। चैप्टर क्लास 8 में, चैप्टर 4 में एयर ऑक्सीजन के सेकेंड लेक्चर में इसको बढ़ा भी चुका हूं मैं, कि यहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, इसका डिकम्पोजिशन होता है जिसमें मैं ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बताया था, एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन से, फिर पोटेशियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से,
फिर पोटेशियम पर मैग्नेटिक डिकम्पोजिशन से, तो इसको डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2KCl प्लस क्या मिलता है 3O2, ये ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ पर फिर इसको बैलेंस कर दो 2KClO3, ये है इसका डिकम्पोज। वैसे इसका रिएक्शन लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये रिएक्शन है कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है KClO3, ये डिकम्पोज करता है जब हम एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो ये 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस देता है। तो अब जो ऑक्सीजन गैस होता है इसको कलेक्ट करते हैं हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, यानी कि उसको कलेक्ट करते हैं और द प्रेशर ऑफ द गैस कलेक्टेड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए मैनोमीटर। वैसे मैनोमीटर का क्या क्या होता है यूज, ये जो डिवाइस है इसका यूज होता है गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए। मैनोमीटर हाइड्रोस्टैटिक में इसको बता भी चुके हैं। फुल स्टॉप। द प्रेशर रिकॉर्डेड इज फाउंड टू बी मोर देन द प्रेशर रिकॉर्डेड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन के बाद ना जितना ऑक्सीजन मिला ना, ये जो 3O2 ये जो ऑक्सीजन मिला, तो इसका जो प्रेशर था ना, इसका जितना वेट था उसका जो प्रेशर था, और इसी के बराबर का वेट का अगर हम प्योर ऑक्सीजन ले उसका जो प्रेशर था, दोनों में अंतर था, इसका प्रेशर ज्यादा था, है ना। द प्रेजेंस द प्रेशर रिकॉर्डेड इज फाउंड टू बी मोर देन द प्रेशर रिकॉर्डेड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ। तो यहाँ जो इस रिएक्शन से जो ऑक्सीजन मिला उसका जो वॉल्यूम था ना, उसी के वॉल्यूम के बराबर हम एक और ऑक्सीजन का कंटेनर लिए, उतना ही ऑक्सीजन वॉल्यूम लिए और प्योर ये ऑक्सीजन था, तो इसका जो प्रेशर था, ठीक है, ये कम था किससे, जो इस रिएक्शन से हमें ऑक्सीजन मिला था। ये एक चीज कहना चाहता हूँ। हाउ डू यू अकाउंट दिस? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से जो ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ तो वो मॉइस्ट हो गया, यही लिखा हुआ है। व्हेन ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड इट इज कलेक्टेड ओवर वाटर, सिंस वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड इज नॉट ड्राई ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ है वो ड्राई नहीं है, वो मॉइस्ट है। तो एंड इट इज मिक्स्ड विद सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉइस्ट ऑक्सीजन इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। और मैंने कहा था कि इस ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ वाटर वेपर भी है, H2O भी है। जो इस रिएक्शन से जो ऑक्सीजन मिला हमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, उसमें केवल ऑक्सीजन गैस नहीं है बल्कि उसमें थोड़ा सा वाटर वेपर भी है, O2 प्लस H2O, और ये वेपर फॉर्म में, ठीक है, वेपर फॉर्म बगल में लिख देता हूँ। लेकिन जो प्योर ऑक्सीजन है उसमें तो केवल ऑक्सीजन है। तो ऐसे में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस एक मिक्सचर में है, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो आपस में सभी गैसेस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनका टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्लस सभी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो इसमें इस जो हमें रिएक्शन से जो ऑक्सीजन गैस मिला उसका टोटल प्रेशर क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, जो कि वेपर फॉर्म में है, ठीक है, वेपर फॉर्म में है। लेकिन ये जो प्योर ऑक्सीजन अगर इसी के सेम वॉल्यूम का, जो इस रिएक्शन में जितना ऑक्सीजन है उसी के सेम वॉल्यूम का अगर हम दूसरा ऑक्सीजन ले और प्योर ले, तो उसका तो केवल प्रेशर PO2 होगा। तो इसीलिए इस केस में ना हमें ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, हमें ज्यादा, ठीक है, यही लिखा है। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मोस्ट ऑक्सीजन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। द प्रेशर रिकॉर्डेड फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन gas is obviously less than the previous case. The pressure of water gas is the pressure of water vapor is the pressure of water vapor in the collected gas is called aqueous tension. तो ये चीज है। अब इसके बाद इसमें एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग मोल कंसेप्ट, और उस पर बताने के बाद फिर क्वेश्चन होंगे 5-6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 6 क्वेश्चन। उसके बाद स्टोकोमेट्री होगा, स्टोकोमेट्री पर भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे। फिर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज की बारी है, लेवल 1, लेवल 2, फिर लेवल 3। अभी तो लेवल 1 और लेवल 2 में बना जाएगा इसके पहले फिर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले क्लास में फिर बाकी कंटिन्यू रखा जाएगा थ्योरी को। थैंक यू फॉर वाचिंग।